सभी बच्चों को अनमोल क्लासेस 2 में स्वागत है। आज की क्लास में बिहार बोर्ड समिति कक्षा 10 अध्याय 1 सब्जेक्टिव श्रम विभाजन और जाति प्रथा यानी हिंदी के बुक से अध्याय 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। 3 क्वेश्चन इस तरह हैं। यह 3 क्वेश्चन प्रति वर्ष पूछे जाते हैं। यह 3 क्वेश्चन जो हैं वह प्रति साल पूछे जाते हैं। श्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मृत्यु कब और कहाँ हुआ था। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह प्रत्येक वर्ष आता है और इसको आप लोग अपने कॉपी में लोड करके सही ढंग से याद कर लीजिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मृत्यु कब और कहाँ हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मृत्यु 6 दिसंबर 1956 ईस्वी दिल्ली में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मृत्यु 6 दिसंबर 1956 ईस्वी दिल्ली में हुआ था। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का माता और पिता का क्या नाम था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे उनका माता पिता का क्या नाम था। तो आप लोग जानते भी होंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक दलित परिवार में जन्म लिए थे और उनका माता पिता बहुत ही गरीब परिवार थे। वह बहुत ही गरीब परिवार और दलित परिवार से बिलोंग करते थे। तो उनका माता का नाम रामाबाई एवं पिता का नाम रामजी सकपाल था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का माता का नाम क्या था, रामाबाई, और उनका पिता का नाम रामजी सकपाल था। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ और कब हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। यह भी क्वेश्चन हर एक साल पूछी जाती है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अपने डायरी में लोड करके इसको सही ढंग से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू गांव के मध्य प्रदेश में हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था और मध्य प्रदेश के एक छोटी मोटी गांव महू गांव में हुआ था। उनका जन्म महू गांव में हुआ था। वह गांव आज भी मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है लेखक की विडंबना की बात करते हैं। विडंबना के स्वरूप क्या है। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात क्या है और उसका स्वरूप क्या है। ठीक है, लेखक के लिए विडंबना, सॉरी यह गलत लिखा गया है, विडंबना होगा कि बात यह है कि इन आधुनिक युग में जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। लेखक के अनुसार विडंबना की बात यही है कि आज के युग में भी जातिवाद की पोषक की कमी नहीं है। आज भी लोग जाति पाति को बहुत ज्यादा मानते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दृष्टि में और लेखक के दृष्टि में विडंबना की बात आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषक के कमी नहीं है। मतलब यानी जातिवाद आज भी यहाँ पर मौजूद है। जातिवाद आज भी मानते हैं लोग, जात पात आज भी मानते हैं। तो लेखक के लिए विडंबना की बात यही होती है कि वह आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषक की कमी को नहीं मानते हैं। वह आज भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। आज भी लोग जाति पाति को मानते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। जातिवाद को जो मानते हैं, जातिवाद के जो पोषक हैं, वह आज भी उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, क्या समझाते हैं। जातिवाद होता क्या है। तो जातिवाद के पोषक इस आधुनिक समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं।
जातिवाद के पोषक आधुनिक समाज में, जातिवाद के पोषक जितने भी हैं जो आज के समाज में, आधुनिक मतलब आज के समाज में भी कार्य कुशलता के लिए, मतलब कार्य को सही ढंग से करने के लिए श्रम विभाजन की को आवश्यक मानते हैं। मतलब ये तो बात सही है, अगर काम को अधिक लोगों में बांट दिया जाएगा तो काम करना सरल हो जाएगा, यानी आसान हो जाएगा। तो जातिवाद के पोषक आधुनिक युग में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं। हाँ, सही भी है, श्रम विभाजन अगर हो जाती है तो काम को करने में आसानी हो जाती है। और कहते हैं कि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। श्रम मजदूर जो काम करते हैं वह काम करने में कोई बुराई नहीं है। फिर से एक बार इसको समझ लेते हैं। जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, तो जातिवाद के पोषक इस युग, आधुनिक युग में, आने वाले युग में या आज के युग में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन मानते हैं, श्रम को बांटना जानते हैं। अगर श्रम बांट दिया जाता है तो वह काम सही ढंग से, सरल ढंग से हो जाता है। और कहते हैं कि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का दूसरा रूप है। जैसे कोई लोहार व्यक्ति है तो वह केवल लोहसारी ही लगाएगा, कोई शाह जी हैं तो दुकान को ही चलाएंगे। तो ऐसे भी बात चलते रहते हैं समाज में, ऐसा कोई बात नहीं है। प्रथा श्रम विभाजन का दूसरा रूप लिए हुआ है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक के प्रमुख आपत्तियां क्या है। बोलते हैं जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक के प्रमुख आपत्तियां क्या है। मतलब जातिवाद के जितने भी तर्क हैं उससे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या क्या आपत्तियां हुई, इस प्रश्न में जानिए। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की पहली आपत्ति यह है कि जाति प्रथा और श्रम विभाजन के साथ साथ लोगों को भी विभाजन करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि जाति प्रथा और श्रम विभाजन के साथ साथ लोगों को भी विभाजन किया जाता है। श्रम विभाजन निश्चय ही नहीं सभ्य समाज के लिए आवश्यक है, परंतु किसी सभ्य समाज में कार्य के साथ साथ लोगों को भी विभाजन सही विभाजन नहीं है। बोलते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कि अगर आप जिस प्रकार काम को बांटते हैं तो काम को बांटिए, श्रम को बांटिए, लेकिन काम के साथ साथ लोगों को भी बांट देना यह बहुत बुरा बात है। लोगों को नहीं बांटना चाहिए, बस केवल काम को बांटिए। काम को ही बांटने से अच्छी बात है, और लोगों को बांट देना गलत बात है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की पहली आपत्ति यह है कि जाति प्रथा और श्रम विभाजन के साथ साथ लोगों को भी विभाजन करता है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज के लिए आवश्यक है, परंतु किसी सभ्य समाज के कार्य के साथ साथ लोगों को भी विभाजन नहीं है। लोगों को विभाजन सही नहीं है, लोगों को काम के साथ साथ नहीं बांटना चाहिए। 4 नंबर क्वेश्चन है, जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। बोल रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कि जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। तो भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता है, यह है कि यह श्रम विभाजन स्वाभाविक विभाजन नहीं करती, बल्कि श्रमिकों को एक दूसरे से उच्च नीच दर्शाता है, जो विश्व के किसी भी समझ में नहीं पाया है, जो विश्व में किसी को भी समझ में नहीं आया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि भारत की जाति प्रथा एवं और विशेषता यह है कि श्रमिक का स्वाभाविक विभाजन नहीं करती, बल्कि श्रमिकों को यानी काम करने वाले लोगों को ऊंच नीच में दर्शाती है कि वह ऊंचा है और यह नीचा है, वह ऊंचा है और यह
नीचा है। ऊंच नीच नहीं दर्शाती है, किसी भी समझ में नहीं पाया, विश्व में कोई भी व्यक्ति इसको नहीं समझ में पाया कि किस लिए यह श्रम के साथ साथ लोगों को ऊंच नीच, श्रमों के साथ साथ लेबर को भी ऊंच नीच की भावना दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और अप्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। भारत में जाति प्रथा लोगों को कोई भी ऐसा कार्य नहीं चुनने देती जो उसके पूर्वजों नहीं किया हो। जाति प्रथा एक ऐसा प्रथा है जिन लोगों को यह साबित करती है कि जो उनका पूर्वजन कार्य किए हैं वही कार्य करने को जाति प्रथा दर्शाती है। मतलब भारत में जाति प्रथा लोगों को कोई भी ऐसा कार्य नहीं चुनने देती है उनके पूर्वजन नहीं किया हो। मतलब जो जाति प्रथा से यह बात साबित होता है कि जो उनका पूर्वजन यानी बाप दादा किए हुए हैं वही काम वो करेंगे। जैसे किसान तो किसान खेती ही करेगा, सेठ महाजन जो दुकान किया है वो दुकान ही करेगा। जाति प्रथा कहने का मतलब यही होता है कि जो उसका जात पहले से काम कर रहा है उसी काम को उसका बेटा भी करेगा। क्या यह सही है? नहीं। जाति प्रथा को ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी इच्छा के अनुसार भारत में कोई भी व्यक्ति कोई भी काम कर सकता है जिससे किसी को नुकसान और बुरा न लगे, नुकसान न हो और बुरा भी न लगे किसी को, वह काम हम कर सकते हैं। तो जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। भारत में जाति प्रथा लोगों को कोई भी ऐसा कार्य नहीं चुनने देती जो उसके पूर्वजन नहीं किए हों। जो उसका पूर्वजन किए होते हैं वही काम जाति प्रथा करने को कहती है। लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है, इससे बहुत समाज को दुख पहुंचता है। वह अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी काम कर सकते हैं जो उनके पूर्वजन नहीं किए हों। लोग अपने पूर्वजन का कार्य चुनते हैं जिसके कारण जाति प्रथा भारत के बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण है। मानिए अगर उनके पिताजी जो काम को कर किए होंगे, अगर उनका पुत्र को वह काम करने का इच्छा नहीं होगा तो वह पुत्र क्या करेगा? बेरोजगार पड़ा रहेगा। तो बेरोजगार पड़ के काम नहीं करना है। जो आपके पिता काम किए हैं वही काम को थोड़े ना करेंगे, हमारा जो इच्छा हम वो करेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लेखक आज के उद्योगों को एक में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानता है और क्यों? लेखक गरीबी और उत्पीड़न से बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं क्योंकि जाति प्रथा लोगों के उसके स्वभाव के अनुसार कार्य चुनने की अनुमति नहीं देती। कर लिखा हुआ है, कार्य चुनने की अनुमति नहीं देती। जाति प्रथा गरीब उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या है। जाति प्रथा जो है किसी को तरपाना, किसी को गरीबी से भी जाति प्रथा बड़ी समस्या है क्योंकि वह दूसरे कार्य को चुनने की अनुमति नहीं देती है। जाति प्रथा अपने जात के अनुसार कार्य करते हैं, वही जाति प्रथा अनुमति देती है। तो लेखक गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को इसलिए मानते हैं क्योंकि जाति प्रथा लोगों के उनके स्वभाव के अनुसार कार्य करने का अनुमति नहीं देती है। वह जाति प्रथा के अनुसार उनका जो खानदानी कार्य होता है उसी को करने की अनुमति देती है। लेकिन ऐसा ना बात है, आप लोग कोई भी कार्य कर सकते हैं। इसीलिए फिर से दोबारा दोहराते हैं, लेखक आज के उद्योग को में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं? तो लेखक के अनुसार गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या आज जातिवाद है क्योंकि जाति
प्रथा लोगों के उनके स्वभाव के अनुसार कार्य चुनने की अनुमति नहीं देती है। 7वीं क्वेश्चन है, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा जाति प्रथा एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? मतलब अपने अध्याय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पहलू से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दर्शाए हैं? तो इस पाठ में लेखक कोई पहलुओं से जाति प्रथा एक हानिकारक प्रथा बताया है, जिसमें आर्थिक पहलू सबसे प्रमुख है। मतलब जाति प्रथा में जो आर्थिक पहलू हैं, जाति प्रथा के मानने वाले लोगों के जो आर्थिक पहलू होते हैं, आर्थिक मतलब धन जो कम पड़ जाते हैं, क्योंकि वह अपने पूर्वजन के किया हुआ काम को करेंगे तो घट भी सकेंगे और बढ़ भी सकेंगे। तो आर्थिक पहलू से इसको ही हानिकारक माने हैं जाति प्रथा को, क्योंकि यह उनके पूर्वजन के अनुसार कार्य करने की अनुमति देती है, जिसमें आर्थिक पहलू सबसे प्रमुख है। आर्थिक पहलू मतलब आर्थिक पहलू कमजोर हो जाती है, आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। इस पाठ में लेखक ने पहलुओं से जाति प्रथा को बहुत ज्यादा हानिकारक माने हैं, बहुत ज्यादा हानिकारक माने हैं। अगला क्वेश्चन है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन किन विशेषताओं का आवश्यकता माना है? मतलब आपको अगर अपने राष्ट्र को, अपने लोकतंत्र को, अपने राज्य तंत्र को, अपने ग्राम पंचायत को, अपने घर को, अपने गांव को स्वतंत्र बनाना है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करना है, तो लोकतंत्र की स्थापना के लिए, अच्छे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने लोगों के बीच दूध और पानी के मिश्रण के जैसा ही भाईचारे को आवश्यक माना है। मतलब जैसे दूध पानी का भाईचारा होता है, तो वैसा ही लेखक भाईचारे को बनाए रखने के लिए बोले हैं। मतलब हमारे अपना समाज में समानता का अधिकार होना चाहिए, मौलिक अधिकार होना चाहिए, स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए, धर्म का अधिकार होना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य होना चाहिए। तो लेखक के अनुसार सच्चे लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है। लेखक के अनुसार सच्चे लोकतंत्र की स्थापना होती है। आज की क्लास खत्म। अगर आप लोगों को पीडीएफ की जरूरत पड़ेगी तो मेरा संपर्क सूत्र है 7654058798 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और आप लोगों को हर एक विषय की पीडीएफ दी जाएगी। धन्यवाद। और आप लोग सारे जो ये टीवी पे पढ़ाए जाएंगे उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और सारा डायरी में लोड करके आप लोग अपना सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सब।